जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। देखिए, हमने आपका जेट का जो केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें हमने पहला यूनिट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था और 3 वीडियो अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं। और उसमें हमने एटम का जो बेसिक फंडामेंटल था वो और इसके अलावा जो एटॉमिक मॉडल थे उसमें 2 मॉडल हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे, जे थॉमसन और रदरफोर्ड का। और तीसरा मॉडल जो था वो था हमारे पास बोर मॉडल, और बोर मॉडल के हाइपोथेसिस या उसकी अवधारणाएं हमने पढ़ ली थी। तो 5 मुख्य अवधारणाएं थी। तो वो तीनों वीडियो आप देख करके इस वीडियो तक पहुंचोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि जितने भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है अपने, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनके पास नोट्स अवेलेबल है, और कई बच्चे जो भाई रेगुलर क्लासेस मेरे से ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं लेकिन उनके पास नोट्स अवेलेबल है तो वो उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर मेरे नोट्स नहीं है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अपना जो टेलीग्राम ऐप है उस पर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उससे पहले पहले आपको चैप्टर के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ऐप की जो लिंक है, ठीक है, डेल्टा प्लस एकेडमी कंपटीशन के नाम से, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या जो भी नोट्स मैं डालूँ वो उसमें आपको मिलते जाए, ठीक है। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक बोर मॉडल के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल के क्या क्या अनुप्रयोग हमारे पास हो सकते हैं, तो इसके मुख्य रूप से 3 अनुप्रयोग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो परमाणु की nवीं कक्षा में त्रिज्या की गणना, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो 2 क्वांटिटीज है हमारे पास, एनर्जी और वेलोसिटी, वो भी, और इसके अलावा एटम की जो स्ट्रक्चर रेडियस है वो कितनी होगी। तो सबसे पहला पोर्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पहला अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल या बोर मॉडल के अनुप्रयोग। इसमें पहला है एन कक्षा में या nवीं कक्षा में परमाणु की परमाणु त्रिज्या की गणना, यानी कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम इन nth ऑर्बिट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखिए हमारे पास बोर की 2 अवधारणाएं। एक थी कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है, बोर की जो पहली हाइपोथेसिस थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कोणीय संवेग mvr, वो h/2π का क्या होता है, n गुना होता है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का n टाइम्स होता है, यानी n मल्टीप्लाई होता है। ये थी इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हरिचेशन में। और दूसरी ही इक्वेशन इसकी थी वो थी mv² इक्वल टू ze²/r। अब जनरली हम इसी से डायरेक्ट आर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जब हम जेई या फिर निट वाले बच्चों के लिए बात करते हैं तो इसका कैलकुलेशन हम एमकेएस पद्धति में करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम सीजीएस पद्धति में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये फॉर्मूला यही रहता है। लेकिन जेट में एक बार ये 2021 के पेपर में आया हुआ है और उसमें यहाँ पर के का जो मान है वो सीजीएस पद्धति में ना लेकर के उसका मान जो वो 4πε0 के पदों में लिया था। तो इसको समझिए, जब हमने बोर के हाइपोथेसिस पढ़ी थी, बोर के हाइपोथेसिस में हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये वास्तव में कैसे कैलकुलेट हो गया। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर मोशन करता है सर्कुलर पाथ पर, तो उस पर 2 फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की वैल्यू होती है mv²/r, जबकि अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर ये नाभिक का विद्युत आकर्षण बल या न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स है वो अवेलेबल करवाता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था F=kq1q2/r², ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर जो zq1 था वो था न्यूक्लियस का चार्ज Ze, और E जो q2 जो था वो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। तो यहाँ पर ये q1 q2 की वैल्यू आ जाएगी Ze²/r, और k की वैल्यू सीजीएस पद्धति में 1 होती है, इसलिए हमने 1 लिया था। इसीलिए ये दोनों फोर्स जब बराबर होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है mv² इक्वल टू Ze²/r, क्योंकि r² से r जो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस k की वैल्यू जो है वो वास्तव में अगर k की वैल्यू देखी जाए तो k की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसके बेसिस पर r कैलकुलेट
का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो 2021 में पूछा गया था, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे ना लिख करके इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं क्या, या मैं इसको लिख सकता हूं mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² r। ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी, इक्वेशन 2। अरे जी सर में अब देखिए ना, तो इस कैलकुलेशन इसमें भी 2 वेरिएबल है v और r, और इसमें भी 2 वेरिएबल है r और v। तो दोनों इक्वेशन में जब 2 वेरिएबल हो तो हम अलजेब्रिक समीकरण से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली समीकरण का समीकरण 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इसके स्क्वायर करने पर इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पर यानी वर्क करने पर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m² v² r² इक्वल टू n² h² अपॉन 2 का 4 और पाई का पाई²। यह आएगा इक्वेशन 3। अरे जी सर में ये मैं केवल आपको डेरिवेट कर रहा हूं, लेकिन आपको डेरिवेट करना आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आपको आना चाहिए। अरे जी सर में इसके बाद में इस इक्वेशन 2 को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई m, तो जब इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा m² v² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² m अपॉन r। ये आ गया इक्वेशन 4। अरे जी सर में अब इक्वेशन 4 में देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो m² v² की है, और इक्वेशन 3 में m² v² r² है। तो यहाँ पर m v² की वैल्यू ये वाली रख देंगे, ये जो ये कैलकुलेट होके ये, तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² m अपॉन r इंटू r² इक्वल टू इसका जो राइट पोर्शन है वो एज इट इज रह जाएगा, तो राइट पोर्शन है इसका n² h² अपॉन 4 पाई²। अब इस इक्वेशन में जो राशि आपस में कैंसिल होती है, जो क्वांटिटीज आपस में कैंसिल है उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए r² का स्क्वायर r से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ पाई का स्क्वायर पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो nवीं कक्षा के लिए r को लिख सकते हैं rn, ये rn आ गया हमारे पास। अब जो राशियां हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट और इधर है h², तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन बटे में आ जाएगा पाई e² m, और इधर बच गया n² और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा z। इन दोनों को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑर्बिट और एटम के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, लेकिन ये वाली राशियां क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है, और ये मेन फॉर्मूला आता है जो आपको याद रखना है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 5 एज इट इज आपके 2021 का जो जेट का पेपर था उसमें था कि निम्न में से कौन सी समीकरण जो है वो बोर मॉडल में बोर त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। तो बोर त्रिज्या को कौन सी प्रदर्शित करती है, ये वाली इक्वेशन। ऐसे 4 ऑप्शन थे, चारों में से ये वाला ऑप्शन आपको सही टिक करना था। अगली चीज में तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि परमाणु की nवीं कक्षा में उसकी त्रिज्या की गणना यानी कि nth ऑर्बिट में एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास बोर की 2 हाइपोथेसिस है। पहली हाइपोथेसिस थी कि एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग h/2 पाई का n टाइम्स होता है, तो ये इक्वेशन 1 थी। और दूसरा ये कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है तो उस पर अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो होगा F = K Q1 Q2/r²। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और Q2 मान लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो ये हो जाएगा Ze²/r²। और K की वैल्यू यहाँ पर जनरली क्या लेते हैं 1 सीजीएस पद्धति में, लेकिन हम यहाँ पर 1 ना लेकर के K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले सकते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे और इन दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बनेगी
एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों में दो वेरिएबल है v और r, तो जब दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो हम अलजेब्रिक इक्वेशन यानी बीजगणितीय समीकरणों की सहायता से इनको सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 3 1 से। और इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो m है वो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, और इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर m आ जाएगा। अब इस इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 जो है इसका जो राइट पोर्शन है ये m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू को बता रहा है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह, और ये r स्क्वायर अपनी जगह था, तो r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 और पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसमें r कैलकुलेट करना है, तो r को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो भी क्वांटिटीज है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये नीचे आएगा, पाई पहले से था, z को अलग लिख दिया, ई स्क्वायर m, और ऊपर बच गया एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर, और n को अलग रख दिया। n और z को अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये एटम और ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, जबकि ये राशि क्या है, कांस्टेंट है। ये इक्वेशन 5, इस इक्वेशन 5 को आपको याद रखना है कि किसी भी nवे ऑर्बिट में जो एटम की रेडियस होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर इन सभी कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू सोल्व होकर क्या आती है, nवे ऑर्बिट में 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना हो तो 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर चीज में इस तरह से हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला अप्लाई करके कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपको याद ये वाला फॉर्मूला भी रखना है। तो एटम के लिए nवे ऑर्बिट में उसकी रेडियस की वैल्यू जो है वो इस तरह से, ये वाला फॉर्मूला और कैलकुलेशन के लिए वाला फॉर्मूला दोनों याद रखना है आगे सेशन में। तो ये हमारे पास इसका पहला अनुप्रयोग कंप्लीट होता है। अब इस अनुप्रयोग के आधार पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर एटम की रेडियस पूछी जाए तो हम जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। इस इक्वेशन 6 के मदद से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 जो है इसकी सहायता से कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि n स्क्वायर और z इन दोनों पर इनकी डिपेंडेंसी भी पता होनी चाहिए। जैसे हम एक एटम के लिए बात करें, जैसे z नियत, तो यहाँ पर z नियत किसी भी परमाणु के लिए हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है या अन्य कोई अदर आयन हो सकता है। देखो मैं आयन क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो बोर मॉडल है ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन पर ही अप्लाई होगा। जैसे हाइड्रोजन He+, Li+2 इस तरह से इन पर ही अप्लाई होगा, यानी या तो कोई ऐसा एटम हो या ऐसा आयन हो जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन है, यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन है, तो उस पर बोर मॉडल अप्लाई नहीं होगा। ये बोर मॉडल की एक कमी है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन जो होता है उस पर अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है तो सोमरफेल्ड मॉडल अप्लाई करते हैं हर चीज में। तो यहाँ पर एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु या आयन के लिए क्या लागू होता है, बोर मॉडल लागू होता है। और बोर मॉडल की सहायता से हमने परमाणु की 9वीं कक्षा में त्रिज्या की कैलकुलेशन कर ली। अगर एक ही एटम के लिए बार बार त्रिज्या कैलकुलेट करनी हो तो हम देख सकते हैं कि z नियत होने पर Rn जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी स्क्वायर के पदों में बढ़ती जाएगी। जैसे पहली कक्षा में 1 है तो दूसरी कक्षा में 4 गुना, तीसरी कक्षा में 9 गुना, चौथी कक्षा में 16 गुना, इस तरह से, यानी कि स्क्वायर के मल्टीपल में रेडियस बढ़ती जाएगी। और अगर हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा में हम कैलकुलेट करें तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, यानी कि प्रथम बोर त्रिज्या भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z भी 1 और n की वैल्यू प्रथम कक्षा या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यदि एक ही परमाणु हो तो n स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती। इसका मतलब अगर हमें 2 ऑर्बिट के लिए
रेशो ज्ञात करना हो Rn1 अपॉन Rn2, तो ये जो रेशो है वो इनके जो ऑर्बिट है उनके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, यानी n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, इनकी रेडियसों का अनुपात। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए कि हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, H के लिए पहली व तीसरी कक्षा में त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तो इसका मतलब R1 और R3 कैलकुलेट करना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो n कांस्टेंट है, तो n कांस्टेंट सॉरी z कांस्टेंट है यहाँ पे और n वेरिएबल है, तो पहली कक्षा के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 1/9। इस तरह से हम एक ही एटम के लिए उसके अलग अलग ऑर्बिट में एटॉमिक रेडियस का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें अलग अलग ऑर्बिट के बजाय सेम ऑर्बिट में अलग अलग आयन या एटम के लिए कैलकुलेट करना हो, यानी n कांस्टेंट कर दे, क्या कर दे, n कांस्टेंट या नियत कर दे, तो उस स्थिति में Rn जो वो समानुपाती होगा 1/z के। जैसे हाइड्रोजन व लिथियम +3 की प्रथम कक्षा में, यानी यहां पर n = 1 आपको दे दिया दोनों परमाणुओं के लिए, लेकिन एटम इस बार अलग अलग है, तो उस स्थिति में R ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R ऑफ लिथियम +2 इनके लिए इनका रेशो अपोजिट आ जाएगा। क्या आएगा, अपोजिट, यानी कि लिथियम के लिए 3 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो रेशो आ जाएगा 3:1। तो इस तरह से हम इनके रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी तरह से कंसेप्चुअल बन के आ सकता है। बेसिक कंसेप्ट जो हमारा इक्वेशन 5 और 6 है जो आपको याद होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास बोर मॉडल के अनुप्रयोग के आधार पर परमाणु की nवीं कक्षा में त्रिज्या की गणना या nth ऑर्बिट में एटॉमिक रेडियस की कैलकुलेशन, उस पर आधारित कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन अरिची सर में। अब दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है इसकी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग या nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। चलिए तो देखिए दूसरा जो एप्लीकेशन आता है बोर का या बोर मॉडल का दूसरा अनुप्रयोग आता है वो आता है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना या कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए सिंपली हमारे पास बोर की जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी mvr = nh/2π। अब इसमें एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है v। r वेरिएबल है लेकिन r की वैल्यू हमारे पास देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की थी। तो इसमें अगर nवें ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी वेलोसिटी तो इसी को मैं लिख सकता हूं या vn = nh/2π m × rn, nवें ऑर्बिट के लिए। तो r की वैल्यू जो ये है वो यहाँ पे रखूंगा मैं, तो यहाँ पे रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी nh/2π m और rn की वैल्यू ये वाली, और rn की वैल्यू क्या है यहाँ पर ε0 h²n², ये तो नीचे रह जाएगी पाई ε0 h²n², और नीचे क्या है पाई e²mz, ये कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर पाई e²m × z। अरे सर में अब जो राशि आपस में कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे और बाकी बची रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, nh से
स्क्वायर एच स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर केवल बचा है ई स्क्वायर, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, और z अपॉन n इसको अलग से रख लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, और बाकी ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। तो जिस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 6 याद 6 थी और 5 थी, उसी तरह से सॉरी इक्वेशन 6 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। इक्वेशन जो 6 थी वो आई थी Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इंटू एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट। अरे सर में तो ये छठी इक्वेशन थी। तो इक्वेशन 5 और 6 ये हमारे पास रेडियस के लिए थी, nवे ऑर्बिट में एटम की रेडियस, और इसी इक्वेशन 5 का यूज करते हुए हमने बोर की जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इसमें Rn की वैल्यू रख करके हमने Vn कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर z और n तो वेरिएबल है हर ऑर्बिट और एटम के लिए, लेकिन ई स्क्वायर में ई एप्सिलॉन नॉट और एच ये कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू जो है वो हमें याद है, और इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ई की वैल्यू सबको याद है, ई की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है, ठीक है। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अरे सर में, और इसी में अगर हम एप्सिलॉन नोट की वैल्यू देखें तो ये आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और इसकी जो यूनिट आती है वो आता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। खैर इनसे आपको इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वैल्यू याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू आपको याद ऑटोमेटिकली रहती है, बार बार यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जब हम एक साथ यहाँ पे पुट कर देंगे तो, और ऐसे ही हमने यहाँ पे की थी तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये Rn आ गया। इसी तरह से ये वैल्यू पुट करेंगे तो Vn की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n, और ये यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखूं तो ये वैल्यू 10 टू द पावर 8 आ जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये पावर 6 की जगह क्या जाएगा, पावर 8 आ जाएगा, 10 टू द पावर 8। तो इस तरह से हम किसी भी nवे ऑर्बिट में, किसी भी परमाणु के nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका 8। तो इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और इधर इक्वेशन 7 और ये 8, ये इलेक्ट्रॉन के लिए nवे ऑर्बिट में वेलोसिटी के लिए, और ये आपके पास nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एटम की एटॉमिक रेडियस के लिए। ये दोनों फॉर्मूले यानी कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में भी और कांस्टेंट फॉर्म के रूप में भी दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। आगे सेशन में ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जिस तरह से इसमें n और z की वैल्यू देकर के किसी भी nवे ऑर्बिट में परमाणु की रेडियस पूछी जा सकती है, उसी तरह से किसी भी एटम के लिए उसके nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की पहली कक्षा में कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा और n पहले ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n, 1 आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। हर चीज में। और जो प्रकाश की चाल होती है लाइट की वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो एक लाइट की तुलना में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 100 टाइम्स कम होती है। देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 है जबकि यहाँ पर 10 टू द पावर 8 है। तो कई बार लाइट के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो एक प्रकाश लाइट की कंपेयर में 100 टाइम्स कम होती है। कितनी होती है? 100 गुना कम होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से गति नहीं कर सकता जितनी तेजी से जो ऊर्जा पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल है, वो करते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, क्योंकि बोर मॉडल का जो सिद्धांत था मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बोर मॉडल जो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। जहां प्लांक ये कहता है कि प्रकाश या एनर्जी जो वो किसके रूप में गति करती है? पार्टिकल्स के रूप में, और एनर्जी के इन पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। तो एक फोटोन की जो चाल होती है, वेलोसिटी होती है, वो प्रकाश
या लाइट की चाल के इक्वल होती है, जो 3 × 10⁸ होती है, जबकि उसके कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखें तो बहुत कम होती है, 100 टाइम्स कम होती है। अच्छी सर में चलिए, तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशन जो थी बोर मॉडल की वो कंप्लीट होती है, एक nवे ऑर्बिट में एटम की रेडियस और एक nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, अब तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा या ऊर्जा स्तर, परमाणु का ऊर्जा स्तर क्या होता है वो हम देखेंगे, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वैसे तो क्लास ऑनलाइन लेने का मेरा प्लान था, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो लैपटॉप है उसकी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास अभी कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो 1-2 दिन में जैसे ही प्रॉब्लम रिसोल्व हो जाती है वैसे ही हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम आपको 6 o'clock का इवनिंग का दिया हुआ है उस पर स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ऑफलाइन क्लास में बैच चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन बच्चों के लिए खासकर है जो 12th में पढ़ रहे हैं या घर से जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है, या ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो वो डाल रहे हैं। अदरवाइज तो जो ऑफलाइन क्लास में उनके लिए तो जरूरी नहीं है। ऑफलाइन क्लास में उन बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है जो अपने पीछे का पोर्शन रिवाइज कर रहे हैं, और रिवीजन करोगे कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो की सहायता से आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।